वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्याय पुनरीक्षण के बारे में। हम जानेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय पुनरीक्षण की शक्ति किस तरह मिलती है तथा वह इसका किस तरह प्रयोग करता है। तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन में ऐसी कोई संस्था है नहीं जो संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करते हो, क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। इसके विपरीत भारत में जो संसद द्वारा निर्मित कानून है उसको रद्द किया जा सकता है यदि वह संविधान के अनुकूल नहीं हो। यह शक्ति भारत में न्याय पुनरीक्षण के नाम से जानी जाती है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर करता है, किंतु भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा स्थापित विधि के आधार पर करता है। हमारे यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तो कानून की उचित प्रक्रिया और दूसरा है कानून द्वारा स्थापित विधि। पहले जान ले कि कानून द्वारा उचित प्रक्रिया क्या है। तो अमेरिका में अगर जांच करनी है किसी कानून की तो कोई भी कानून हो, कोई भी, उस प्रक्रिया में लगने वाले उपयुक्त सभी कानूनों को लागू करके उसकी जांच की जाएगी क्या कोई कानून वहाँ अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करते हैं या नहीं। लेकिन भारत में कानून द्वारा स्थापित विधि है, यानी कि एक कानून बना दिया गया है कि इस कानून के द्वारा इस क्षेत्र के कानूनों की जांच की जा सकती है तथा अन्य कानून की जांच इन विषयों के या इन कानूनों के द्वारा की जा सकती है। तो भारत में लिमिटेड कानून है, लेकिन अमेरिका में सभी कानून हैं। चाहे कोई भी कानून लगाओ आप, लेकिन इसकी जांच लेके आओ कि क्या अमेरिका के संविधान का कोई भी कानून उल्लंघन करता है या नहीं। अब देखते हैं न्याय पुनरीक्षण के अर्थ को, कि किसी न्यायालय के उस अधिकार या शक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश को इस आधार पर रद्द कर सकती है कि वह संविधान के उपबंधों के विपरीत है। जिस तरह पिंग और स्मिथ ने कहा था कि न्यायालय न्याय पुनरीक्षण की शक्ति को जो संविधान की व्याख्या करती है तथा वैधानिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों को सर्वोच्च कानून जो कि संविधान है के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित कर देती है। अब आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि जो न्याय पुनरीक्षण है वो है क्या। ऐसा कानून या ऐसी शक्ति या ऐसा अधिकार जो कानून संविधान का उल्लंघन करते हो, उस कानून को संविधान से हटाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। अब बात कर लेते हैं इस शक्ति के प्रयोग में समस्त जो भी कानून है उनको किस तरह ध्यान में रखकर लागू करना आवश्यक है। तो पहला है कि विधान पालिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की धाराओं के अनुकूल है या नहीं, इसकी जांच करनी आवश्यक है। विधान पालिका द्वारा निर्मित कानून देश के संविधान के मौलिक सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं, इसकी भी जांच करनी आवश्यक है कि क्या वह उसके मूल ढांचे से विपरीत है या उसकी आत्मा को परिवर्तित करने वाला कोई कानून है, तो उसकी जांच की जाएगी। तीसरा है कि कोई भी कानून है यदि उसको हटाना है या वो असंवैधानिक है तो उसी सीमा तक हटाया जा सकता है जिस सीमा तक वह असंवैधानिक है। पूर्ण कानून को या समस्त कानून को नहीं हटाया जा सकता, केवल उसके उपबंधों में उनको ही हटाया जा सकता है जो उसका उल्लंघन करते हो। चौथा है राजनीतिक प्रश्नों पर न्यायालय के पास न्याय पुनरीक्षण की शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर न्यायालय के पास इनके पास अगर राजनीतिक प्रश्नों पर भी जांच का अधिकार होगा तो राजनीतिक अपने हितों के लिए इनकी जांच करेंगे तथा वह इसका दुरुपयोग करेंगे शक्ति का। भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर भी न्यायालय के पास कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण आधार के बारे में कि भारत के संविधान में न्याय पुनरीक्षण की शक्ति का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के पास यह शक्ति या अधिकार है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जिसके अनुसार यदि संसद या प्रांतीय विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद है 32, जिसमें संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति का
मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला कानून है अनुच्छेद 132, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। उससे अगला है अनुच्छेद 246, जिसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूची भी बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में आपको अलग वीडियो में बताया जा चुका है, आप जाएं और संघ राज्य के विषय से संबंधित एक वीडियो देखें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। उससे आपको इन तीनों सूची में बताए गए विषयों में कौन सा कानून किस क्षेत्राधिकार में आता है उसके बारे में पता चलेगा। अब बात करते हैं न्याय पुनरीक्षण की सीमाएं कौन कौन सी है। तो पहले, जब यदि किसी कानून या सरकारी आदेश या संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जाती है, तब इसकी जांच की जा सकती है। केंद्र और राज्य की 9वीं सूची में न्याय पुनरीक्षण संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानूनों को केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो, समस्त कानून को नहीं कर सकता। अगला है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नदी या पानी के वितरण अथवा नियंत्रण इत्यादि से संबंधित विवादों के विषय में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी जांच करेंगे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को केवल यह परीक्षण करने का अधिकार है कि किसी विशेष कानून को संसद या राज्य विधानमंडल को बनाने का अधिकार प्राप्त था अथवा नहीं था। वित्त आयोग को सौंपे गए विषय से संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है संघ तथा राज्य के मध्य कम खर्चों के समायोजन से संबंधित विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनरीक्षण की शक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देख लेते हैं न्याय पुनरीक्षण की आलोचना। तो यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि जनप्रतिनिधि न होने के कारण लोगों की भावनाओं और इच्छाओं में अभिव्यक्ति नहीं होती। जनप्रतिनिधि द्वारा निर्मित कानूनों को परखने की शक्ति न्यायालय को देना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि वह जो न्यायाधीश है वह लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं है, तो वह केवल उन आधारों पर ही इसकी जांच करेंगे कि क्या यह उपयुक्त कानून देश में संविधान का उल्लंघन करते हैं या नहीं। दूसरा है, एक न्यायाधीश की निरंकुशता होने का डर रहता है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी फैसले बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। किसी एक खंडपीठ में 3 से 5 अथवा 11 न्यायाधीश तक हो सकते हैं। अगला है नीतियों को रद्द करना। नीति निर्माण का कार्य संसद तथा मंत्री परिषद का होता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय का। अगला है न्यायपालिका की तानाशाही का भय। इनके ऊपर यदि महाभियोग द्वारा प्रक्रिया चलेगी तो वह बहुत जटिल प्रक्रिया है, इससे वह डर कर नहीं रहते, तो वह अपनी शक्ति का खुलकर प्रयोग करेंगे। यदि इनका तानाशाहपूर्ण रवैया रहा तो इनके ऊपर लगने वाले विभिन्न शक्तियां अधिकार का यह खुलकर प्रयोग करेंगे। अगला है स्पष्टीकरण का अभाव, क्योंकि संविधान में हमने पढ़ा कि इसका उल्लेख नहीं किया गया है, इनको यह अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, तो ऐसे में इसका जो स्पष्टीकरण है उसका हमें अभाव देखने को मिलता है। अगला है प्रगतिशील कानूनों को में रुकावट हो सकती है। आयु बढ़ने के साथ इनके विचार भी रूढ़िवादी हो जाते हैं। संसद में नवयुवक सदस्य प्रगतिशील कानूनों का निर्माण करते हैं, किंतु न्यायाधीश ऐसे कानूनों को रद्द करके उनके मार्ग में बाधा बनाते हैं। अगला है संसद एवं न्यायपालिका के में गतिरोध की संभावना। जैसा कि आप जानते हैं 1975 में जब आपातकाल लगा था, इससे पहले संसद तथा जो संसद है और न्यायपालिका है उसके बीच एक तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी कि संसद द्वारा निम्न कानून बनाए जा रहे थे न्यायपालिका के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, इन्होंने ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया और बाद में ऐसे कुछ प्रावधान किए कि संसद ऐसे कानूनों को बना ही ना सके। फिर संसद ने ऐसा काम किया कि जो कानून बने उनमें वह न्याय पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त ना करे। संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका द्वारा रद्द करने पर संसद भी न्यायपालिका के निर्णय को बेअसर करने के लिए कानून का निर्माण कर रही थी। अगला है प्रशासनिक समस्या। यदि वह एक लंबे समय से लागू कानून को रद्द कर देती है तो ऐसे में प्रशासनिक समस्या पैदा हो सकती है।
अब जान लेते हैं न्याय पुनरीक्षण के महत्व के बारे में। तो पहला महत्व है लिखित संविधान के लिए अनिवार्य। किसी भी संविधान का उल्लंघन तभी हो सकता है जब कोई कानून लिखित रूप में हमें दस्तावेज में मिले। यदि कोई कानून उल्लंघित हो भी रहा है और वो अलिखित है, तो हमें ऐसा कैसे पता चलेगा कि उपयुक्त कानून रद्द करना आवश्यक है संविधान के लिए। संविधान हमेशा लिखा हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अलिखित संविधान है जो परंपरागत रूप से चलते आ रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि न्याय पुनरीक्षण से वहाँ की कोई व्यवस्था को जांच करके कानून को हटाया जा सके। अगला है नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यदि कोई कानून नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और ऐसी शक्ति न्यायालय के पास नहीं है, तो हमारे पास भी कोई अधिकार नहीं है कि हम उस कानून को रद्द करवा सके। अगला है केंद्र और राज्य के बीच सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बनता है जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। अगला है विधि का शासन। यदि कानून का शासन होगा तो ऐसा कोई भी नागरिक अधिकार नहीं है जिसका उल्लंघन होता हो। अगला है संविधान के मूल ढांचे की रक्षा। संविधान का मूल ढांचा कौन कौन सा है? संप्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य को घोषित किया गया है भारत को। इसके साथ धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया। संविधान के मूल ढांचे की रक्षा संविधान सर्वोच्च न्यायालय अपनी विशेष शक्ति के द्वारा इसको सुरक्षित रख सकता है। अगला है छठा, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विकास में सहायता प्रदान करता है ऐसी शक्तियों के साथ। संविधान की व्याख्या के साथ साथ इस पर भी नए अर्थ प्रदान करता है। गोलकनाथ जो केस था, और इसके द्वारा जिस तरह बताया गया था कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो न्यायालय के पास जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है वो संविधान की सर्वोच्चता को विश्वसनीय बनाने के लिए सहायता करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान के मूल ढांचे की भी सुरक्षा करता है जो उसके लिए जरूरी है और लाभदायक है। जी.एन. जोशी के अनुसार यह देखना न्यायालय का परम आवश्यक कर्तव्य है कि संघ तथा राज्य दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत है या नहीं। क्या संघ राज्य के क्षेत्राधिकार में आकर तो कार्य नहीं कर रहा, या फिर राज्य जो केंद्र का विषय है उसमें कानून नहीं बना रहा। तो यह देखना, और जो कानून निर्मित हुआ है और जो कानून संविधान का उल्लंघन करता हो उसे असंवैधानिक घोषित करके हटा सकती है। ऐसी भी शक्तियां हैं जिसके द्वारा संसद के पास जो अधिकार है कानून बनाने का, जो कि आर्टिकल 368 है, उसमें भी संसद के पास अधिकार है यदि वह सक्रिय न रहते हुए, यानी कि संसद सक्रिय न होते हुए अपना कार्य दायित्व नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, यदि उस कार्य को संसद नहीं करेगी तो इस कार्य को करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो कुछ ऐसे विषय थे जिसमें हमने जाना कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय पुनरीक्षण की शक्ति है उसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय किस तरह करता है, और हमने जाना कि इसका अर्थ क्या था, इसका महत्व क्या था, इसकी आलोचनाओं के बारे में हमने जाना। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी न्याय पुनरीक्षण के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।